हेलो बच्चों। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसे अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि गैलीलियो के बहुत सिंपल सिंपल आइडियाज जो हैं वो इतने बेहतरीन थे कि उन्होंने एरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स की जो जड़ें थी उसको हिला दी थी। एरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स जिस स्टेटमेंट पर खड़ा था उस पूरे मैकेनिक्स को गैलीलियो के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट ने धराशायी कर दिया। जब गैलीलियो के मैकेनिक्स को गलत प्रूफ कर दिया गया तो अब जरूरत थी कि एक नए मैकेनिक्स को बनाया जाए। उस नए मैकेनिक्स को किस तरीके से बनाया जाए तो भाई बाय दैट टाइम गैलीलियो डाइड और अब एक वैकेंसी सी क्रिएट हो गई थी कि आखिरकार कौन वो इंसान होगा जो कि गैलीलियो के आइडियाज पे बेस्ड एक नए मैकेनिक्स को बनाकर और दुनिया के सामने लाएगा। तो दिस टास्क वाज सिंगल हैंडेडली डन बाय न्यूटन। जिस साल गैलीलियो की मौत हुई थी उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ था। और फिर जब न्यूटन 15-16 साल के हुए तब उन्होंने गैलीलियो की लिखी हुई बुक्स जिन पे गैलीलियो ने काम किया था उन्हें पढ़ना शुरू किया और वो उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए। और वो उनसे इतना इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट, न्यूटन ने अपना इंटरेस्ट दिखाया इस फील्ड में और पूरे मैकेनिक्स को उन्होंने 3 लॉज के मदद से फॉर्मुलेट किया। जिसमें जो पहला लॉ है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ नहीं बल्कि गैलीलियो की कही हुई बातों को ही न्यूटन ने थोड़ा एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। उस स्टेटमेंट को उन्होंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा। इस तरीके से न्यूटन ने टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन दिए और इन 3 लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड पूरा का पूरा मैकेनिक्स बन गया। तो बच्चों, जो न्यूटन का स्टेटमेंट था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, गैलीलियो ने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता है इनर्शिया की वजह से। न्यूटन ने उस स्टेटमेंट को, जो गैलीलियो ने जो पूरी बात कही, जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उसे न्यूटन ने कोट किया कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest, remains at rest, and an object in motion continues to remain in uniform motion in a straight line, uniform motion in a straight line until and unless an external force acts on it। तो न्यूटन ने ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिखा जो कि कंप्लीटली गैलीलियो के किए हुए ऑब्जर्वेशन और गैलीलियो के किए हुए बातों को उन्होंने समेट कर एक स्टेटमेंट दिया। जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा और एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रहना चाहेगा तब तक जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा, जो मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रहेगा, और अगर एक फोर्स एक्ट करेगा तब उसका स्टेट जो है वो बदल जाएगा। ये स्टेटमेंट, और अगर जब मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं और जब मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ये सारी बातें गैलीलियो ने एक एक करके अपने एक्सपेरिमेंट में कही थी।
तो अगर न्यूटन के स्टेटमेंट को हम लोग डिकोड करें या गैलीलियो किए हुए काम को अगर हम डिकोड करें, तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कॉन्टिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, और कह रहा है रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी। कब 0 होगी? जब उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होगा, है ना। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब इनिशियली भी वो रेस्ट पर रहेगा और बाद में भी वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो यानी यहां आप देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में भी वेलोसिटी 0 और बाद में भी वेलोसिटी 0, यानी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं होती है, इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है स्टार्टिंग में, वो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और देखिए जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। और कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है, एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है, कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जो मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहेगा, यानी बाद में भी उसकी वेलोसिटी वही होगी जो शुरुआत में थी। कब? जब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये वाला पहला वाला टर्म था ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, दूसरा वाला है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन देखिए अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी तो बदलती नहीं, जो शुरुआत की वेलोसिटी है वही बाद की वेलोसिटी है, वेलोसिटी फिर से चेंज नहीं हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन फिर से 0 होगा। यानी आप कह सकते हैं इसे देखकर कि एक्सेलरेशन इज 0 when force is 0, है ना। तो आगे आप लिख सकते हैं टू गेट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, टू गेट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज है ना। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि टू गेट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यानी आप समझ रहे हैं कि सर बात कर रहे हैं कि अगर वेलोसिटी को चेंज करनी है तो टू गेट नॉन जीरो एक्सेलरेशन फोर्स must also be non zero। ये न्यूटन के स्टेटमेंट को डिकोड करके हमने एक स्टेटमेंट लिखा है। इस स्टेटमेंट को आप पूरा नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कंसीडर करेंगे, उसको समझेंगे और एक कोशिश करेंगे इस बात को हजम करने की कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम किस तरीके समझ सकते हैं। इसको आप पहले नोट कर लें बच्चों। तो बच्चों न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो जनरली गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और लॉ ऑफ इनर्शिया जो हमारा है उसमें जो इनर्शिया है वो आप जानते हैं क्या होता है, एक बॉडी की टेंडेंसी कि वो जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है। अगर उसके स्टेट को आपको चेंज करना है तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। तो इनर्शिया बेसिकली हमने देखा था कि दो तरीके का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन। जरा देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स क्या है। हम लोग एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। तो जो पहला एग्जांपल है वो एग्जांपल है आपका कि अगर आप एक बस में मूव करें और बस अचानक से रुक जाए। सो स्टॉपिंग ऑफ a bus which is
इन मोशन। कैसे क्या होता है आप जरा समझिए इसको। सपोज करें कि आप एक बस में बैठे हुए हैं या फिर आप एक बस में खड़े हैं, और जब बस में आप खड़े हैं, बस आपकी मूव कर रही है, तो बस के फ्लोर के ऊपर, जो बस का जो फ्लोर होता है ना जिसके ऊपर आप खड़े हैं, वो मोशन में है, उसके साथ साथ आप भी मोशन में है। और अचानक अगर ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, तो ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो बस का जो फ्लोर है इट कम्स एट रेस्ट। लेकिन आप जब बस चल रही थी तब आप मोशन में थे, और जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, बस का जो फ्लोर है वो फ्लोर रेस्ट पर आ जाता है। आपने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहना चाहता है। तो आपके बॉडी का जो इनर्शिया है वो तो इसी चीज को कहता है कि भाई अगर तो मोशन में है तो मोशन में ही रहो। तो जैसे ही वो बस आपका रेस्ट पर आता है, बस का फ्लोर भी रेस्ट पर आ गया, और बस के फ्लोर के कांटेक्ट में आपका पैर है, ठीक है, फुट है। तो फुट जब बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, फ्लोर आगे की तरफ बढ़ रहा है, फुट भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, अब अपर पार्ट ऑफ बॉडी भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही बस का फ्लोर रुकता है, तो जो लोअर पार्ट है बॉडी का, जो फुट है, वो चूंकि फ्लोर के कांटेक्ट में है, इसलिए दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन फुट के ऊपर, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स लगाकर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को मोशन से रेस्ट पर ले आता है। देखिए, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी मोशन से रेस्ट पर इसीलिए आया क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तभी उसका स्टेट चेंज हुआ, मोशन से वो रेस्ट पर आया, है ना। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो किसी चीज से कांटेक्ट में नहीं है। एज ए रिजल्ट, वो जब बस चल रही थी तब भी वो मोशन में था, और बस जब रुक गई तब भी वो मोशन में है। एज ए रिजल्ट, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी तो फ्लोर के कांटेक्ट में आने की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स लगने की वजह से वो रेस्ट पर आया था, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी अभी भी मोशन में होता है। एज ए रिजल्ट, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी रुक गया और अपर पार्ट ऑफ बॉडी उससे आगे निकल गया। इस वजह से आपको आगे की तरफ एक जर्क महसूस होता है। जैसे ये जर्क महसूस होता है, ब्रेन तक एक मैसेज सिग्नल पहुंचता है, ब्रेन फिर मैसेज सिग्नल भेजता है आपके मसल्स को एक्ट करने के लिए, फोर्स लगाने के लिए, और वो जब फोर्स लगाता है आपके अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे, तब आप रेस्ट पर आते हैं। इस बात को समझिएगा, जब आप एक बस में मूव कर रहे हैं, वो बस मोशन में है, तो उस दौरान आप भी मोशन में होते हैं, आपका स्टेट होता है मोशन। लेकिन जैसे ही वो बस ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, बस का जो फ्लोर है इट कम्स एट रेस्ट, फ्लोर के साथ आपका पैर कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन है, जहां कांटेक्ट होता है वहां फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स आपके पैर के मोशन को अपोज करता है, फोर्स लगाकर आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को रेस्ट पर ले आता है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी चूंकि किसी चीज से कांटेक्ट में नहीं है, आप किसी चीज को पकड़े बिना खड़े हैं, एज ए रिजल्ट वो उसकी टेंडेंसी हो कि वो मोशन में ही रहे, तो वो मोशन में रहता है, आगे निकल जाता है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी फोर्स लगने की वजह से रेस्ट पर आता है, पीछे ही रह जाता है, तो आपको आगे की तरफ एक जर्क महसूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो बताता है कि जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहेगा, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, सो ये तो स्टॉपिंग ऑफ बस हो गया। उसी तरीके से एक एग्जांपल है, जब आप कारपेट को बीट करते हैं, when you beat a carpet, when you beat a carpet which is at rest, which is at rest, dust separates from carpet। ठीक है, इन सबका एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा मैं, एक्सप्लेनेशन आप इतने सफिशिएंट हैं, इंटेलिजेंट है कि आप एक्सप्लेनेशन इसका लिख लेंगे। तो अगर आपके पास एक कारपेट है, ठीक है, उस कारपेट को, वो कारपेट आपका रेस्ट पर है, अगर आप एक छड़ी से उस कारपेट को पीटते हैं, मारते हैं उस कारपेट पे, तो आप देखते हैं कि डस्ट जो है वो कारपेट से सेपरेट आउट हो जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों है? आप एक कारपेट लीजिए, उसको ऐसे लटका के रखिए और किसी को बोलिए उस पर इस तरीके छड़ी से ऐसे मारे हो, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या था, कारपेट रेस्ट पर था और कारपेट के ऊपर डस्ट थे।
तो कारपेट जब रेस्ट पर है, कारपेट के ऊपर डस्ट है, तो डस्ट पार्टिकल्स भी रेस्ट पर है। अब जैसे ही आपने स्टिक से कारपेट को मारा, आपने स्टिक के थ्रू कारपेट पर एक फोर्स लगाया, उस फोर्स के लगने की वजह से द कारपेट कम्स इनटू मोशन। कारपेट रेस्ट पर था लेकिन वो मोशन पे क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब तक फोर्स नहीं लगा तो वो रेस्ट पे रहता। तो कारपेट को जैसे आपने छड़ी से मारा, कारपेट के ऊपर फोर्स लगा, कारपेट जो है वो मूव कर गया। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स को तो आपने नहीं मारा है ना, सारे डस्ट पार्टिकल को तो नहीं मारा आपने। एज ए रिजल्ट डस्ट पार्टिकल्स वहीं पे रेस्ट पे रह जाते हैं। कारपेट आगे निकल गया, डस्ट पार्टिकल वहीं पर पहले भी रेस्ट पर थे, उन पर फोर्स लगा नहीं इसलिए वो रेस्ट पर हुए। तो पहले कारपेट और डस्ट पार्टिकल दोनों एक साथ इकट्ठे थे, फोर्स लगा कारपेट के ऊपर छड़ी की वजह से, तो कारपेट जो वो आगे बढ़ गया, डस्ट पार्टिकल अपने जगह पे ही रह गए। एज ए रिजल्ट ये डस्ट पार्टिकल कारपेट से डी अटैच हो गए और फिर ये निकल जाते हैं कारपेट से। तो यहां पर भी देखिए, जो डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे थे, फोर्स नहीं लगा, तो उनका इनर्शिया था, इस वजह से वो रेस्ट पे ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से एक एग्जांपल आपका है, अगर सपोज करो कि आपके पास एक कॉइन है और उस कॉइन को आप कार्डबोर्ड के ऊपर रखते हो। ठीक है, इफ यू प्लेस, ठीक है, अगर आपके पास एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, और सपोज करें कि उसको कार्डबोर्ड को आपने ग्लास के ऊपर रखा है। अचानक अगर आप कार्डबोर्ड हटाएंगे तो कॉइन उसके साथ नहीं मूव करता है, कॉइन आपका ग्लास के अंदर फॉल कर जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। सो इफ यू if you suddenly move the cardboard on which coin is placed, the coin falls। ठीक है, तो इसको भी समझिए कि है क्या कि कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है और कार्डबोर्ड और कॉइन दोनों रेस्ट पर है। अगर आप कार्डबोर्ड को पकड़कर अचानक से मूव करेंगे तो आपने कार्डबोर्ड को पकड़कर मूव कराया, यानी कार्डबोर्ड पर फोर्स लगाया ना आपने, कॉइन पर तो फोर्स नहीं लगाया। तो कॉइन पहले रेस्ट पर था और कार्डबोर्ड को आपने फोर्स लगाया, इसलिए कार्डबोर्ड मोशन में आ गया। कॉइन के ऊपर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, इसलिए कॉइन वहीं का वहीं रह गया। और जब कार्डबोर्ड हट गया तो कॉइन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की तरफ फॉल कर जाता है। तो ये आपका इनर्शिया का कुछ एग्जांपल है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से स्टॉपिंग ऑफ अ बस है ना, उसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं मूविंग ऑफ अ बस, मूविंग ऑफ अ बस which is at rest, तो एक बस है, वो बस रेस्ट पर है, बस का फ्लोर भी रेस्ट पर है, उस बस पर आप खड़े हैं बिना किसी सपोर्ट के, आप भी रेस्ट पर हैं। याद रखिएगा, आप रेस्ट पर हैं यानी इनर्शिया के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी कह रही है कि भाई मेरे को रेस्ट पे ही रहना है। अचानक से ड्राइवर ने बस को एक्सेलरेट कर दिया, उसने जब बस को एक्सेलरेट किया, इंजन ने फोर्स लगाया बस के ऊपर, बस आगे बढ़ी। बस के आगे बढ़ने की वजह से बस का जो फ्लोर है दैट आल्सो मूव्स अहेड। बस का फ्लोर जब आगे बढ़ता है, आपका जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, फुट है, वो जो कि बस के फ्लोर के ऊपर है, दोनों कांटेक्ट में हैं, इसलिए कांटेक्ट में होने की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स अराइज करता है और वो फ्रिक्शन फोर्स आपकी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को अपने साथ आगे बढ़ा देता है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी आपका जो कि रेस्ट पर था और जो कि वो किसी एक कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है जो उसको आगे की तरफ बढ़ा सके। एज ए रिजल्ट अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो रेस्ट पर था वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे ही रहता है और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पर फोर्स लगा, इस वजह से उसका स्टेट चेंज हुआ, वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है। तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी आगे निकल गया, अपर पार्ट ऑफ बॉडी पीछे रह गया, तो आपको पीछे की तरफ एक जर्क महसूस होता है। जैसे ही ऐसा होता है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा, ब्रेन ने मसल्स को एक कमांड जारी किया कि भाई तुम मस्कुलर फोर्स आगे की तरफ लगाकर इसके अपर पार्ट ऑफ बॉडी को मोशन में लेकर आओ। तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी तब मोशन में आया जब उस पर एक फोर्स लगा, मस्कुलर फोर्स। तो ये आपका एग्जांपल हो गया
इनर्शिया ऑफ मोशन का, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक एग्जांपल है गेटिंग आउट ऑफ या मूविंग आउट ऑफ अ रनिंग बस और ट्रेन। ये एग्जांपल समझिएगा। सपोज करिए कि आप एक बस के ऊपर खड़े हैं और वो बस चल रही है और अचानक से आप उस बस से कूद जाते हैं, तो इसमें बहुत खतरा रहता है कि शायद आप आगे की तरफ मुंह के बल गिर जाएं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है आखिरकार? देखिए, बस मोशन में है, आप उस बस के फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, तो आप भी बस के साथ मोशन में है, यानी आपकी बॉडी मोशन में है। कौन से स्टेट में है? मोशन में है। तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी कि वो मोशन में ही रहे। जब आप जंप करते हैं तो जंप करके आप कहां लैंड करेंगे? जो रोड है उसके ऊपर। जब आप रोड के ऊपर आते हैं, आपका जो फुट है वो जब रोड के ऊपर आता है, रोड के कांटेक्ट में आता है, तब रोड जो है वो आपके फुट के ऊपर यानी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो फोर्स एक्सर्ट करके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को मोशन से रेस्ट पे ले आता है, ऑलमोस्ट रेस्ट पर ले आता है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी पर तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो वो मोशन में था, वो मोशन में ही रहता है, आगे निकल जाता है। तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी आगे निकल के लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पीछे रह गया, जिस वजह से आप आगे की तरफ गिर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से एक एग्जांपल और समझ लीजिए। When we throw a ball vertically upward on a moving train, vertically upward on a moving train, it returns back to thrower. आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है स्पीड में, और आप भी ट्रेन में बैठे हैं यानी आप भी मोशन में हैं। अगर आपके हाथ में एक बॉल है, उसे आप ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रो करते हैं, तो वो बॉल वापस से आपके हाथ में आती है। होता क्या है कि सपोज करें कि आप एक ट्रेन है उसमें बैठे हुए हैं और यहां पर आप बैठे हैं, ठीक है। आपके हाथ में एक बॉल है, एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, आपने बिल्कुल सीधा, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया इस तरीके से, ठीक है। तो ये ट्रेन मोशन में है, जब आप बॉल को थ्रो करेंगे तो मोशन में होने की वजह से आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे, आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने देखा है कि अगर आप खड़े होकर बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें इस तरीके से, ठीक है, सपोज करें ए पॉइंट से, तो ये बॉल वापस कहीं ए पॉइंट के आसपास ही आकर फॉल करती है, ए पॉइंट पर ही आकर फॉल करती है। लेकिन यहां पर जब आप एक मूविंग बस में बैठकर बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये बॉल ऊपर जाकर एंड देन अगेन रिटर्न्स बैक टू यू। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, आपने देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर हम हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तब वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो ट्रेन है, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, ट्रेन मोशन में है तो आप भी मोशन में है, यानी आपकी भी कुछ वेलोसिटी आगे की तरफ, और वो बॉल आपके हाथ में है तो वो बॉल भी मोशन में है, उसकी भी कुछ वेलोसिटी आगे की तरफ। जब आप थ्रो करते हैं, जब आप उस बॉल को तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, लेकिन उस बॉल का कुछ आगे की तरफ भी वेलोसिटी होता है। ये जो थ्रोवर है, ठीक है, जो सपोज करें जो ऑब्जर्वर है, वो ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ट्रेन की वजह से उस बॉल की कुछ वेलोसिटी आगे की तरफ भी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। और याद करिए, जब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा तो ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करके और वापस से उस थ्रोवर के पास पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी है कि भाई जो वो इनिशियली मोशन में था इसलिए उसकी टेंडेंसी होती है मोशन में होने की। इन सब के अलावा एक और छोटा सा एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं कि स्पेस में जब कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो स्टार्टिंग में तो हमें फ्यूल वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, उसे ऊपर उस
स्पेसशिप को ऊपर की तरफ भेजने के लिए। लेकिन जब वो आउटर स्पेस में चला जाता है जहां पर दूर दूर तक कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है जो कि उस स्पेसशिप के ऊपर फोर्स लगाए, तो नेट फोर्स उस स्पेसशिप के ऊपर 0 हो जाता है। अब अगर वो जो एस्ट्रोनॉट है अगर वो अपने स्पेसशिप के इंजन को बंद कर दे, तब जिस डायरेक्शन में वो स्पेसशिप जितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी वो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। अच्छा, मान लो अगर एक्सीडेंटली अगर वो एस्ट्रोनॉट उस स्पेसशिप से अगर डिटैच हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो वापस से वो फिर से स्पेसशिप की तरफ किस तरीके से मूव करेगा? अब वो बाहर निकल गया, दोनों ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं, स्पेसशिप इस तरफ जा रही है और एस्ट्रोनॉट जो है वो इस तरफ जा रहा है। अब अगर उसे वापस से स्पेसशिप की तरफ आना है तो अगर उसके हाथ में कुछ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो आगे की तरफ एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा। जब वो आगे की तरफ थ्रो करेगा तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से उस एस्ट्रोनॉट पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो जिस डायरेक्शन जिधर स्पेसशिप है उसके रेस्पेक्ट में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करेगा तब उस पर पीछे की तरफ धक्का लगता है और वो वापस स्पेसशिप की तरफ पहुंच सकता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ मिलते हैं, कुछ डिस्कशन करेंगे।